वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। अब तक हम मादा जननांग जायांग के बारे में पढ़ रहे थे। मादा जननांग जायांग जो होता है वो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अगर अंडक या स्त्री केसर की बात करें तो अंडक या स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिका। अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जा सकती है। एक या एक से अधिक संरचनाएं पाई जा सकती हैं, छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जा सकती है। उन छोटी गोलाकार संरचनाओं को हम बीजांड कहते हैं। बीजांड जो होता है, बीजांड के अंदर मादा युग्मोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है और जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना होती है। तो अब तक हम क्या है, बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के जो प्रकार हैं वो बीजांड द्वार और निवाहक की स्थिति के आधार पर 5 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 ऋजु, जिसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। नंबर 2 प्रतीक, जिसे एनाट्रोपस कहते हैं। नंबर 3 हम बात करते हैं वक्र, कैम्पाइलोट्रोपस। नंबर 4 अनुप्रस्थ, जिसे एम्फिट्रोपस कहते हैं। नंबर 5 अर्धप्रतीक, जिसे हम हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। और नंबर 6 कुंडलित, जिसे सार्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो इस प्रकार बीजांड द्वार और निवाहक की स्थिति के आधार पर बीजांड के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए हैं। उनमें सबसे पहले बात करते हैं हम ऋजु या ऑर्थोट्रोपस बीजांड के बारे में बात करते हैं। तो ऋजु या ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो होता है उसे हम सीधा कह सकते हैं, सीधा बीजांड कह सकते हैं, सीधा। इसके अंदर क्या होता है, सीधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो बीजांड द्वार होता है, निवाहक होता है, बीजांड व्रंत होता है, वो तीनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही रेखा में स्थित होते हैं। देखिएगा जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, ये क्या है हमारे पास? बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। ये हमारे पास क्या है? निवाहक। और ये हमारे पास क्या है? बीजांड द्वार। तो ये तीनों बीजांड द्वार, निवाहक और बीजांड व्रंत, ये तीनों क्या है? एक सीध में उपस्थित है, एक सीध में उपस्थित है, एक सीध में। बीजांड व्रंत, निवाहक और बीजांड द्वार तीनों एक सीध में उपस्थित है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहा जाता है, ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। ये जो बीजांड होता है, ये बीजांड हमारे पास अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो पोलोगोनेसी जो कुल है, पोलिगोनेसी कुल है, पाइपरेसी कुल है, इनके अंदर देखने को मिलता है। अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिम्नोस्पर्म के अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ऋजु प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पोलिगोनेसी और पाइपरेसी जो कुल है, इनमें मोस्टली क्या पाया जाता है? ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नंबर 2 बात करते हैं हम क्या? प्रतीक। प्रतीक एनाट्रोपस, ये जस्ट इसके अपोजिट है। ये ऋजु है, यहाँ पर क्या है? ये जस्ट अपोजिट है इसके। प्रतीक बोलते हैं इसको, एनाट्रोपस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार, निवाहक होता है, बीजांड द्वार और निवाहक, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार और ये है निवाहक। ये दोनों क्या है? एक सीध में उपस्थित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक सीध में उपस्थित होते हैं। लेकिन बीजांड व्रंत जो होता है, ये बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, ये जो बीजांड व्रंत होता है ये 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, लंबा होता है और उसके बाद में क्या है? 180 डिग्री पर यहाँ से घूमता हुआ कहाँ चला जाता है? ये 180 डिग्री पर घूम जाता है सीध। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बीजांड द्वार, निवाहक एक सीध में पाए जाते हैं। बीजांड व्रंत हाइलम के नजदीक आ जाता है। अब 180 डिग्री पर घूमेगा तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये संरचना, यहाँ पर ये संरचना देखें तो ये क्या कहलाती है? हाइलम। हाइलम बोले तो नाभिका, नाभिका, नाभिका मतलब बीजांड व्रंत बीजांड से जिस भाग से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो 180 डिग्री के घुमाव के कारण, 80 डिग्री कोण के घुमाव के कारण जो बीजांड व्रंत होता है वो किसके नजदीक आ जाता है? हाइलम के।
तो प्रत्येक जो बीजांड होता है उसकी खास विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर जो निभाग और बीजांड द्वार होते हैं वो एक सीध में होते हैं। निभाग और बीजांड ग्रंथ जो होते हैं, बीजांड द्वार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक सीध में होते हैं। जबकि बीजांड ग्रंथ क्या है, 180 डिग्री के कोण पर घूमकर किसके नजदीक आ जाता है, हाइलम के नजदीक आ जाता है। इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम आवर्तबीजी पादपों के अंदर इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात कि 82% आवर्तबीजी जो पादप पाए जाते हैं उनके अंदर इसी प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। किस प्रकार का, प्रतीप या एनाट्रोपस। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये प्रतीप बीजांड पाया जाता है। या आवर्तबीजी पादपों के अंदर बीजांड का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, प्रतीप बीजांड। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा, वक्र। वक्र मतलब कैंपाइलोट्रोपस बोलते हैं इसको, इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे इसको, कैंपाइलोट्रोपस। इसके अंदर क्या होता है, निभाग, बीजांड, निभाग और बीजांड ग्रंथ। जो निभाग होता है वो बीजांड ग्रंथ पे कैसे होता है, समकोण पर। देखिएगा ये बीजांड ग्रंथ है, क्या है ये, बीजांड ग्रंथ। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, निभाग। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, निभाग, ये निभाग। तो बीजांड ग्रंथ तो क्या है, ये बीजांड ग्रंथ तो ये है, और इसके बाद में ये निभाग है हमारे पास, ये निभाग है। अरे ये जो संरचना दिखाई दे रही है हमारे पास, ये संरचना दिखाई दे रही है इस तरह से, तो ये तो निभाग हुआ और ये बीजांड ग्रंथ हुआ। तो कैसा है ये, एक दूसरे के कैसे है, समकोण पर। तो यहाँ पर हम क्या करें, निभाग जो क्षेत्र होता है वो बीजांड ग्रंथ के कैसे होता है, समकोण पर स्थित होता है। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है इसका, लेग्यूमिनेसिकुल जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसिकुल बोले तो दाल फैमिली वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, निभाग बीजांड ग्रंथ के समकोण पर पाया जाता है, परपेंडिकुलर पाया जाता है, समकोण पर। देखिए ये निभाग और ये बीजांड ग्रंथ तो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं, ये समकोण पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुप्रस्थ, एम्फीट्रोपस। अनुप्रस्थ के अंदर क्या होता है, ये जो अनुप्रस्थ होता है इसमें बीजांडकाय और भ्रूणपोष जो होते हैं, बीजांडकाय, ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय मतलब दोनों अध्यावरणों के नीचे दोनों अध्यावरणों के नीचे जो स्तर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय या न्यूसेलस। और बीजांडकाय और उसके बाद में उसके अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे पास, ये क्या कहला रहा है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या कहला रहा है, ये भ्रूणकोश। तो इस प्रकार का जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है, एम्फीट्रोपस जो बीजांड होता है, ओवल्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों इतने घूम जाते हैं, इतने मुड़ जाते हैं कि घोड़े की नाल कैसे दिखाई देते हैं, घोड़े की नाल के। ये हमारे पास क्या है, ये देखिएगा, ये संरचना जो बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या है हमारे पास, भ्रूणकोश। और यहीं पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बीजांडकाय। ये क्या है हमारे पास है, बीजांडकाय। ये हमारे पास कौन सी संरचना है, बीजांडकाय। तो बीजांडकाय भी ऐसे घूम रहा है और ये भ्रूणकोश भी है ऐसे घूम रहा है। तो ये दोनों की जो संरचना है वो किसके समान हो जाती है, घोड़े के नाल की समान, घोड़े के नाल के समान हो जाती है। और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो है एलिस मेसिकुल। कौन सा कुल है, एलिस मेसिकुल है, एक ब्यूटामेसिकुल है। तो इस प्रकार का जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है, अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर की खास विशेषता होती है कि यहाँ पर बीजांडकाय और भ्रूणकोश जो होते हैं वो घोड़े की नाल के आकार के हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। पांचों प्रकार जो हमारे पास बीजांड का वो कौन सा है, अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। इसकी खास विशेषता क्या होती है कि इसमें बीजांडकाय और अध्यावरण, बीजांडकाय और अध्यावरण, ये तो है हमारे पास क्या है, बीजांडकाय, बीजांडकाय, और ये है हमारे पास अध्यावरण, और ये क्या है, बीजांड ग्रंथ। तो यहां पर देखिएगा बीजांडकाय और अध्यावरण, यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये किसके समान समकोण पर हो जाता है, बीजांड ग्रंथ में। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास, ये तो क्या है हमारे पास, बीजांडकाय और अध्यावरण, और ये क्या है हमारे पास, बीजांड ग्रंथ। तो ये भी एक दूसरे के कैसे होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, रेननकुलेसी है। इस प्रकार के बीजांड में
बीजांडकाय और अध्यावरण किसके समकोण पर होते हैं? बीजांड ग्रंथ के समकोण पर होते हैं, बीजांड ग्रंथ के समकोण पर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, रेनन पुलिसी जो कुल है उसके पादपों के अंदर ही इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। रेनन पुलिसी कुल के पादप जो होते हैं उनमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार का मतलब अर्धप्रतिप हेमी एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा प्रकार जो है कुंडलित सार्सिनोट्रोपस। सार्सिनोट्रोपस की खास विशेषता क्या होती है कि ये जो होता है हमारे पास, ये इसमें जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार वो कैसा होता है? ऊपर की ओर होता है, और निभाग जो होता है वो नीचे की ओर होता है। निभाग क्षेत्र पे क्या है? नीचे की ओर। ये क्या है हमारे पास? बीजांड द्वार। और ये होता क्या है? इसकी खास विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो बीजांड ग्रंथ होता है ना वो अत्यधिक लंबा हो जाता है। बीजांड ग्रंथ ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास, क्या है ये? बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा हो जाता है, और अत्यधिक लंबा होकर ये 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है। पूरे बीजांड के चारों ओर चक्कर लगा देता है। पूरे बीजांड के यहाँ से चक्कर लगा रहा है, ये इस प्रकार चक्कर लगाता हुआ वापिस कहाँ पर पहुँच रहा है? यहाँ पर। तो 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है, और जिसके कारण क्या है? ये कुंडली जैसी संरचना दिखाई देती है, कोइल्ड रूप में दिखाई देता है। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो किसमें पाया जाता है? कैक्टेसी कुल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कैक्टेसी कुल में। तो अभी हमने आपको बताया बालकों कि भाई बीजांड जो होता है वो बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 रिजु, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। नंबर 2 प्रतीक, जिसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। नंबर 3 वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस। नंबर 4 अनप्रस्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्फिट्रोपस। नंबर 5 अर्धप्रतीक, जिसे हम क्या कह रहे थे? हेमी एनाट्रोपस। और नंबर 6 जिसे हम क्या बोल रहे थे? कुंडलित या सार्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात जो करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि टैपिटम है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर रहे थे। टैपिटम जो होता है, ये जो परागकोश होता है, परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत होती है। परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक जो परत होती है वो क्या कहलाती है? टैपिटम कहलाती है। इसकी कोशिकाओं की खास विशेषता है, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, बड़े केंद्रक युक्त होती है, बहुगुणित होती है। कैसी होती है? बहुगुणित होती है, और पोषक पदार्थ युक्त होते हैं, पोषक पदार्थ युक्त होती है। ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं टैपिटम जो होता है परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है। इसकी कोशिकाओं की खास विशेषता होती है कि ये जो कोशिका होती हैं कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, बड़े केंद्रक युक्त होती है। खास बात ये बहुगुणित होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, और पोषक पदार्थों से भरपूर होती हैं। ये क्या करती हैं? पोषण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? पोषण का कार्य करती हैं, पोषण का कार्य करती हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं यूबिस्काय। यूबिस्काय जो होता है, यूबिस्काय से पहले हम प्रोयूबिस्काय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूबिस्काय होता है, यूबिस्काय ये किससे बनता है? प्रोयूबिस्काय से। प्रोयूबिस्काय जो टैपिटम की जो कोशिका होती है, किसकी कोशिका है? टैपिटम की कोशिका है। टैपिटम की कोशिका है। टैपिटम की कोशिकाओं में कुछ टैपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं।
अब इन प्रोयूबिस काय पर टेपिटम की कोशिकाओं से, किसकी कोशिकाओं से? टेपिटम की कोशिकाओं से स्पोरोपोलेनिन, कौन सा रसायन है? स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेपिटम की कोशिकाओं से स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है। कहां पर जमा हो जाता है? प्रोयूबिस काय पर। तो प्रोयूबिस काय जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यूबिस काय के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यूबिस काय में। ठीक है। एक हमारे पास परागपिंड, इसमें क्या होता है? ये आग या आर्किड्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है परागपिंड या पोलिनियम। इसमें जो परागकण होते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में। परागकण संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। परागकण क्या है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, यहां पर एग्जाम्पल देखो, आप और आर्किड्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पोलेनियम या परागपिंड अवस्था किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? आग या आर्किड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन की। परागकण जो होते हैं, परागकणों के ऊपर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इस चिपचिपा पदार्थ के कारण क्या होते हैं? परागकण जो होते हैं परागण माध्यमों के साथ जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं। और ये जो पोलन किट है ये परागण क्रिया में सहायक होती है। परागण क्रिया में, इसमें परागण क्रिया में सहायक होती है। परागण क्रिया में सहायक होती है। मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ कि पोलन किट जो होती है ऐसी संरचना है जो परागकण के बाहरी सतह पर चिपचिपे पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जो कि परागण क्रिया में सहायक होती है। क्यों होती है परागण क्रिया में? क्योंकि इसका चिपचिपापन जो होता है परागण क्रिया माध्यम, जो परागण माध्यम है, परागणकारी माध्यम जो होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनसे परागकण चिपक जाते हैं इस पदार्थ के कारण। जिसके कारण क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाते हैं, यानी कि पुष्प के परागकोश से पुष्प की वर्तिका तक पहुंचाने के में ये कार्य करता है पोलन किट जो होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके अलावा यूवी जो किरण होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनसे भी ये पोलन किट क्या करती है? परागकणों का क्या करती है? बचाव करती है। और एक और बात यहाँ पर जो हमने बताया स्पोरोपोलेनिन, किसका बात की? स्पोरोपोलेनिन जो होता है, परागकण जो होते हैं लंबे समय तक संरक्षित बने रहते हैं, वो स्पोरोपोलेनिन के कारण ही बने रहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ होता है इसके कारण परागकणों का अपघटन नहीं होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है, लंबे समय तक बने रहते हैं। एवं जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? ये स्पोरोपोलेनिन पदार्थ है। ठीक है। तो हमने अभी बताया कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जो टेपिटम है, यूबिस का है, परागपिंड है, पोलन किट है। अब हम बात करेंगे आपसे कि जो बीजांड होता है, उस बीजांड से बीज का जब निर्माण होता है, बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। तो उस दौरान बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनको हम अभी टेबल की सहायता से देखेंगे। तो हम बता रहे थे कि बीजांड से बीज बनने तक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो बीजांड के अंदर की जो संरचना होती है, बीजांड में संपूर्ण बीजांड के बारे में डिस्कस करते हैं हम, बीजांड ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, बीजांड काय के बारे में बात करते हैं, अध्यावरण के बारे में बात करते हैं। अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। नेक्स्ट भ्रूणकोश पाया जाता है। उसमें बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। उस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें सहायक कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक कोशिका होती है, और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो संपूर्ण बीजांड जो है वो बीज बनने के दौरान किसमें कन्वर्ट होता है? संपूर्ण बीजांड बीज बनने के दौरान किसमें बदलता है? बीज के अंदर सीड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सीड में, बीज में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ जो होता है, बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में बदलता है। किसमें बदलता है? बीज ग्रंथ में। ठीक। बीजांड काय जो होता है ये जनरली तो क्या होता है? आभासित हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेटेड हो जाता है, आभासित हो जाता है। किंतु कभी कभी ये परिभ्रूणकोश बनाता है।
किंतु कभी कभी यह परिभ्रूण कोश बोले तो पेरिस्पर्म किसमें बदल जाता है? पेरिस्पर्म में बदल जाता है, परिभ्रूण कोश में बदल जाता है, परिभ्रूण कोश में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं काली मिर्च, उसके अंदर जो बीजांड का होता है किसके रूप में पाया जाता है? परिभ्रूण कोश के रूप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा गया, कई बार आपपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और नीट लेवल पर भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यावरण। बीजांड की संरचना में अध्यावरण जो होता है उसका भविष्य क्या होता है बीज बनने के दौरान? तो जो अध्यावरण होता है बीज आवरण का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? बीज आवरण का कार्य करेगा। बीज आवरण बनाता है, बीज आवरण का निर्माण। किसका निर्माण करता है? ये बीज आवरण का निर्माण करता है। अब इसमें भी दो अध्यावरण पाए जाते हैं, तो बीज आवरण के अंदर दो आवरण पाए जाते हैं। अंतःध्यावरण जो होता है वो किसका निर्माण करता है? टैगमन। किसका निर्माण करता है? वो टैगमन। और जो बाह्य अध्यावरण होता है वो किसका निर्माण करता है? टेस्टा। बीज के अंदर किसका निर्माण करेगा? टेस्टा का। अंतःध्यावरण किसका निर्माण करेगा? टैगमन का। और जो बाह्य अध्यावरण जो होता है वो किसका निर्माण करता है? टेस्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रूणकोश, यानी कि बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसका भविष्य क्या होता है? तो उसकी जो संरचना होती है उसके अंदर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वितीयक केंद्रक कोशिका पाई जाती है और प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। जो सहायक कोशिका होती है जिन्हें सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। सहायक कोशिका बोलते हैं। ये क्या होती है? बीज निर्माण के दौरान क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो बीज निर्माण के दौरान काम में ले लिए जाते हैं, तो इस कारण सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अभाषित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अभाषित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अंड कोशिका। तो अंड जो कोशिका होती है ये किसका निर्माण करती है? अंड कोशिका करती है बीज का। किसका निर्माण करती है? बीज यानी भ्रूण का, सीड का निर्माण करती है। द्वितीयक केंद्रक कोशिका होती है, ये दोहरे निषेचन के फलस्वरूप किसमें कन्वर्ट हो जाती है? द्वितीयक त्रिगुणित केंद्रक के रूप में बदल जाती है। त्रिगुणित केंद्रक आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? भ्रूणकोश बनाता है जो कि पोषण का कार्य करता है। भ्रूणकोश किसका कार्य करता है? पोषण का कार्य करता है। अब हमारे पास ये है, हमारे पास प्रतिमुखी कोशिकाएं जो निभाग की ओर पाई जाती है। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं का भविष्य क्या होता है कि इनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं भ्रूण निर्माण और बीज निर्माण के दौरान काम में ले लिए जाते हैं, जिसके कारण ये भी क्या हो जाती है? अभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अभाषित, डिजनरेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये डिजनरेट। अब कई बार ये पूछा जाता है, इनकी गुणिता पूछी जाती है, प्लॉइडी पूछी जाती है कि ये गुणसूत्र की दृष्टि से एकगुणित होती है, द्विगुणित होती है कोशिकाएं, ये पार्ट। तो संपूर्ण बीजांड के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर क्या द्विगुणित भी कंडीशन पाई जाती है और एकगुणित पाई जाती है। तो यहाँ तो इसको तो छोड़ते हैं ना। अगर हम यहाँ देखते हैं सीड जो देखते हैं ये होता है 2n। कैसा होता है? ये 2n होता है। अब बीजांड ग्रंथ की बात करते हैं तो बीजांड ग्रंथ के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? 2n होती है। कैसी होती है? 2n। और बीज ग्रंथ के अंदर भी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? 2n होती है, द्विगुणित होती है। यहाँ बीजांड काय के बारे में बात करते हैं तो बीजांड काय की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। और इधर ये अभाषित हो जाता है। कभी कभार जो ये शेष रह जाता है तो परिभ्रूण कोश के रूप में पाया जाता है, जो कि काली मिर्च में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो परिभ्रूण कोश है ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है। नेक्स्ट अंतःध्यावरण। अध्यावरण की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे अंत हो या बाह्य अध्यावरण हो, उनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो ये 2n होती है और ये भी कैसी होती है? 2n होती है। अब यहाँ 2n से जो संरचना बन रही है वो भी कैसी होगी? 2n होगी। 2n कैसे होगी? द्विगुणित होगी। ये भी क्या होगी? द्विगुणित होगी। अब हम बात करते हैं सहायक कोशिका। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश मादा युग्मोद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मादा युग्मोद्भिद। क्या बोलेंगे इसको? मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? सेल्स कितनी होती हैं? 7। और न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8।
तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है उसे क्या कहते हैं, पोलीगोनम प्रकार का। कौन सा बोल कहते हैं, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। अब इसमें हम देखते हैं कि बीजांड से बीज बनने के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर भ्रूण कोश के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, तो भ्रूण की कोश की जो सहायक कोशिका होती है, सिनर्जिड्स होती हैं, वो कैसी हो जाती है, आपाशिक हो जाती है। अंड कोशिकाएं जो होती हैं, अंड कोशिकाएं वो हमें अभी बताया हमने। तो यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, अगुणित होती है। कैसी होती है, अगुणित होती है। यहाँ अंड कोशिका होती है, ये भी कैसी होती है, गुणित है इसकी, अगुणित होती है अंड कोशिका। द्वितीय केंद्रक कोशिका ये 2n होती है। कैसी होती है, ये 2n होती है। इंपॉर्टेंट है, ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि एक कोशिका जो होती है प्रतिमुखी कोशिका से आती है, एक अंडसमुच्च कोशिका की तरफ से आती है, यानी कि निभागीय क्षेत्र और बीजाणुद्वारी क्षेत्र से एक कोशिकाएं केंद्र में आकर मिल जाती है, जिससे केंद्रक तो क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। कोशिका एक होती है, तो इस कारण ये कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो द्वितीय केंद्रक कोशिका है ये आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोश का निर्माण करती है दोहरे निषेचन के फलस्वरूप। तो इसकी जो इक्लोइडी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसी होती है, 3n, त्रिगुणित। कैसी होती है, त्रिगुणित क्लोइडी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है ये अपाशिक हो जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कैसी होती है, अगुणित। कैसी होती है, अगुणित। प्रतिमुखी कोशिकाएं भी क्या होती है, अगुणित। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उन पर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं अक्सर और कुछ कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम बता रहे थे कि भाई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जवाब। उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 200 अंड उत्पन्न करने के लिए, 200 अंड उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पौधे में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 200 अंड उत्पन्न करने के लिए, अंड कोशिका उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पौधे में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अंड उत्पन्न करने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो अंड है पुष्पीय पौधे के अंदर, ये क्या है, गुरु बीजाणु। क्या है, गुरु बीजाणु। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन के दौरान क्या होता है कि जब गुरु बीजाणु जनन होता है तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4। लेकिन उनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पोषण में काम में ले जाते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है जो कि सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ भी है कि 200 अंड उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पौधे में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने अंड उत्पन्न हो रहे हैं, 4, लेकिन उनमें से सक्रिय कितना है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 200 अंड उत्पन्न करने के लिए जो अर्धसूत्री विभाजन होंगे वो कितने होंगे, 200 अर्धसूत्री विभाजन। कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 200 अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि 200 अर्धसूत्री विभाजन क्यों होंगे, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। बनते थे कितने हैं, 4 बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, इस कारण एक ही सक्रिय बचा रहता है। इस कारण क्या है, 200 अंड उत्पन्न करने के लिए, 200 गुरु बीजाणु उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 200। दूसरा क्वेश्चन है, सरसों के पौधे में 80 नर युग्म बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यहाँ पर नर युग्मों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नर युग्म, यानी कि लघु बीजाणु की, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु देखिएगा, इसके लिए क्या है, लघु बीजाणु जन्म के दौरान क्या होता है, जो लघु बीजाणु जन्म मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। कितने लघु बीजाणु का निर्माण करती है, 4। उनमें नष्ट नहीं होता कोई, 4 सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर कितने नर युग्म बन रहे, लघु बीजाणु बन रहे 80। तो एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने बन रहे हैं हमारे पास, 4। तो 80 नर युग्म बनने के लिए कितने की जरूरत होगी, 20 चौका 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर क्या होगा भाई, एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु कितने बनते हैं, लघु बीजाणु
का निर्माण कितना होता है 4। तो 80 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे 20। कितने होंगे 20। तो इस प्रकार कितने लघु बीजाणु बन जाएंगे 80। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा 20 अर्धसूत्री विभाजन। 20 अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा क्वेश्चन देखिए 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका और 25 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इनसे बनने वाले लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है, रेशो पूछा है, अनुपात क्या है। तो देखिएगा 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु का निर्माण होगा 25 से कितना होगा 4 तो 100 लघु बीजाणु। कितने लघु बीजाणु का निर्माण होगा 100 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और इधर हम देखते हैं 25 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक मात्र कोशिका से, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक गुरु बीजाणु बनता है। तो 25 से कितने हैं 25। तो 25 इंटू 1 बराबर क्या होगा 25 गुरु बीजाणु। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुपात। तो यहाँ पर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का अनुपात क्या होगा 100 अनुपात 25, यानी कि हम कह सकते हैं 4:1। कितना हो जाएगा उत्तर इसका 4:1। तो 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका और 25 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनने वाले लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का अनुपात जो होता है कितना होता है 4:1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर आवर्त कीजिए पादपों में जनन जो है उसका दूसरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे परागण, जो कि तीसरा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।